हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के कुछ डेफिनीशंस जो हैं, क्वेश्चंस में उनसे बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो वो डेफिनीशंस को आज हम क्लियर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ पेडागोजी के कंसेप्ट्स, जो डेफिनीशंस आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्या है, हम पढ़ने वाले हैं इसमें गणित की भाषा व महत्वपूर्ण शब्दावली जो हम यूज़ करते हैं गणित के लिए, वो चीज़ हम इसमें सारी डेफिनीशंस को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहली बात होती है अंक। अंक क्या होता है? अंक क्या है? यह एक नाम या सिंबल है, मतलब ये क्या है, एक ऐसा नाम है जो सिंबल या नंबर को दर्शाता है। जैसे क्या है 1 2 3 4 इस तरीके से जो भी है वो क्या है, एक सिंबल या नंबर है। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, गणित की भाषा की। तो फ्रेंड्स देखिए, गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की भाषा होनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गणित की भाषा जो है वो कैसी रहनी चाहिए? गणित की भाषा सरल होनी चाहिए, बोधपूर्ण होनी चाहिए, मतलब बच्चों के समझ में आनी चाहिए, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम बच्चों को ऐसी चीज़ें बता दें कि वो समझ ही ना पाएँ कि वो आप उनको बता क्या रहे हो। इसलिए बच्चों को जिस स्तर का उनका माइंड लेवल है उसी स्तर से आपको उनको समझाना है, पढ़ाना है। ठीक है, मीन्स उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। अगर बड़ा बच्चा है तो आपको उस तरीके से समझाना पड़ेगा कि उसको समझ में आए, और छोटा बच्चा है तो आपको उस तरीके से समझाना पड़ेगा। हर एक क्लासेस का टीचिंग लेवल में जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो डायरेक्ट अगर हम उनको बड़े बड़े सम्स बताने लग जाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे और वो समझ ही नहीं पाएंगे उन चीज़ों को। तो हमें कैसे करके उनको बताना है, खेल खेल में सिखाना है, बच्चों को खेलते खेलते उनको समझ में भी आ जाए और उनको कोई बोरिंग भी फील ना होने पाए। ठीक, तो हमें उस तरीके से बच्चों को पढ़ाना रहता है। तो यहाँ पर कैसे होनी चाहिए, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, वह दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी पढ़ाई हम बच्चों को करवा रहे हैं वो उनको जो डेली लाइफ से है उससे रिलेट करके हमें पढ़ाना चाहिए। जैसे अगर हम एडिशन उनको बताने वाले हैं तो हमें बताना चाहिए कि अगर आप एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं 2 रुपए का, तो 2 बिस्किट की पैकेट आपके कितने के हो जाएंगे। इस तरीके से वो अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, जो चीज़ें वो अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, आपको उन्हीं से रिलेट करके उनको पढ़ाना है, तो अच्छे से वो क्लियर कर पाएंगे, उस चीज़ को अपने माइंड में बिठा पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से गणित की भाषा कैसी रहनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बोधपूर्ण होनी चाहिए, जो बच्चों को समझ में आए, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल व दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ये हो गई जाके गणित की भाषा। अब बात करते हैं हम एग्रीगेशन यानी समुच्चयन। यहाँ पर क्या होगा, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम समुच्चयन कहते हैं। जैसे अगर हम कह दें 2 पेन + 2 पेन = 4 पेन, इस तरीके से हमने क्या करा, जोड़ दिया। अगर हमने कहा 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें अगर जहाँ पे आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, समुच्चयन कहेंगे। अब बात करते हैं अगर हम ऑगमेंटेशन मतलब संवर्धन। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, जब किसी चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम संवर्धन कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास आधा लीटर दूध है और उसमें हम पानी मिक्स करके उसको ज़्यादा बना लेते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एक चीज़ में जब हमने दूसरी चीज़ को मिक्स करके जो पहली वाली चीज़ थी वो ज़्यादा कर ली, तो इस चीज़ को हमने क्या कहा, संवर्धन कहा। ये चीज़ क्या हो जाएगी, संवर्धन हो जाएगी। बात अब आती है मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न। देखिए अगर हम कहते हैं 8 कैसे आएगा, अगर हम 2 में 6 जोड़ें तो भी 8 आएगा, 4 में 4 जोड़ें तो भी 8 आएगा, 5 में 3 जोड़ रहे हैं तो भी 8 आ रहा है, 7 में 1 जोड़ रहे हैं तो भी 8 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितने प्रकार से हम 8 को ले आ सकते हैं। मतलब ये कैसा प्रश्न हुआ जाके, मुक्त अंत वाला प्रश्न हुआ जाके। ठीक, तो इस तरीके मतलब ऐसा कोई भी प्रश्न जिसके हम कई सारे उत्तर दे पाएँ वो क्या होता है, मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है। अब बात करते हैं हम बंद अंत वाले प्रश्न, जिन प्रश्नों का केवल एक उत्तर होता है।
ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न। मतलब उनको हम, ये नहीं है कि हम ज़्यादा सा बना के उनको बता पाएँ, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। हमें क्या है, जितना अगर हमें पता है कि उसका केवल एक ही उत्तर होना। जैसे अगर हम बच्चों से कहें बच्चों भारत की राजधानी क्या है, तो क्या सिर्फ बता पाएंगे दिल्ली भारत की राजधानी है, इसके अलावा उनके पास आंसर नहीं होगा। अगर हम किसी बच्चे से उसका नाम पूछते हैं तो वो भी क्या कहेगा, जो उसका एक ही तो नाम होगा वही बताएगा। इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, मतलब बंद अंत वाले प्रश्न जिनका केवल बच्चा एक ही उत्तर दे पाए, वो चीज़ क्या कहलाती है, बंद अंत वाला प्रश्न हो जाता है। अब बात आती है रचनात्मक आकलन। जो हम आकलन आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आकलन मतलब असेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक, तो हम पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए, जो असेसमेंट आपका रहेगा, एक रहेगा आपका रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट, एंड दूसरा रहेगा योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट। फिर बाद के दो हैं वो एक टाइप के हैं, उनको भी हम बाद में पढ़ाते हैं। पहले दो एक साथ हम देख लेते हैं जो एक टाइप के हैं। देखिए, रचनात्मक आकलन, जो रचनात्मक आकलन है ये वाला आकलन सबसे अच्छा होता है। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए सीटेट के कि कौन सा आकलन अच्छा होता है, फॉर्मेटिव या फिर समेटिव, तो आप कहेंगे फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो सबसे अच्छा होता है। क्यों सबसे अच्छा होता है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, अगर क्लास चल रही है, क्लास के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हम बच्चों को उनकी जो भी जैसे क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, बच्चे अगर उसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो तुरंत हम उस बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर देंगे। ठीक, तो वहाँ पर बच्चे ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही जो चीज़ उसको नहीं पता थी वो चीज़ उसने सीख ली। मतलब इसलिए अच्छा हुआ जाके ये आकलन। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कि एक साल के बाद जब उसका पेपर होगा तभी वो उस चीज़ को जान पाएगा, उसको पता चलेगा कि मेरे कम नंबर आए हैं इस चीज़ में, ये चीज़ हमें नहीं पता थी, तो ऐसा नहीं होगा। तो मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे अच्छा होता है कि उसमें बच्चा अपनी जो भी शिक्षण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है उसी के दौरान हर एक चीज़ को सीख पा रहा है। आजकल जो आपकी टीचिंग लर्निंग मतलब जो शिक्षण विधियाँ चल रही हैं, जो स्कूल्स में चल रहा है, आजकल इस फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही फॉलो किया जा रहा है। इसीलिए बच्चों के साल में 4 बार एग्ज़ाम्स होते हैं और वीकली टेस्ट वगैरह हुआ करते हैं। उसमें बच्चे की प्रगति की जानकारी मतलब समय समय पर हुआ करती है, कि ऐसा नहीं है कि एक लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आएगा 1 साल के बाद वही बच्चे का सिर्फ आधार बनेगा पूरा उसके ज्ञान का, ऐसा नहीं है। अब बच्चा समय समय पर अपनी कमियों को जानता रहता है, टीचर भी समझ पाता है कि बच्चे को कहाँ पर नहीं आ रहा है, कहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा होता है सबसे। तो देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। ठीक, अगर कोई चीज़ हम सीखने के दौरान ही सीख लेते हैं तो वो चीज़ सबसे अच्छी होती है। फिर बात आती है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन का मतलब होता है समेटिव, मतलब समेटिव असेसमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। मतलब जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरी ख़त्म करा दें उसके बाद में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद होता है समेटिव असेसमेंट। मीन्स बच्चे का पूरा हम क्लास पढ़ा दिए, बच्चे का फाइनल एकदम साल के लास्ट वाला एग्ज़ाम हुआ, तब हमें पता चला कि इसको ये चीज़ नहीं पता थी, इसके इतने नंबर आए, तब हम उस चीज़ को बताएं, तब बताने का कोई मतलब ज़्यादा नहीं रह जाता। इसलिए जो समेटिव असेसमेंट होता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना फॉर्मेटिव असेसमेंट माना जाता है, क्योंकि उसमें हम बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही सिखा देते हैं, जबकि समेटिव असेसमेंट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद हम बच्चे को वो चीज़ बच्चा जान पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रचनात्मक और योगात्मक आकलन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम निदानात्मक और उपचारात्मक आकलन की। तो देखिए, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिएगा। देखिए, जहाँ पर रहेगा आपका निदानात्मक आकलन, ये निदानात्मक मतलब होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, अगर बच्चे को कोई समस्या है तो हम बच्चे की समस्या का उपचार नहीं करेंगे, सिर्फ हम बच्चे की सबसे पहली चीज़ तो यही होती है ना, अगर बच्चा कोई चीज़ सीख नहीं पा रहा है, वो क्लास में चुपचाप बैठ रहा है, तो हमें सबसे पहली बात ये होती है कि जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है, मतलब उसके पीछे का रीज़न क्या है, कहीं उसका फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं है, या फिर वो कुछ परेशान चल रहा है, किस कारण से परेशान चल रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है। ये सारी चीज़ की जब हम जानकारी करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, निदानात्मक। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
निदान कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रहे हैं, इसमें हम बच्चे की समस्या का उपचार नहीं करेंगे, इसमें बच्चे की समस्या का सिर्फ हम समस्या की पहचान करेंगे, पहचान करके हम पता लगाएंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। ठीक, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में ये होता है कि बच्चे की समस्या की पहचान की जाती है। फिर बात आती है उपचारात्मक आकलन मतलब रिमेडियल असेसमेंट। इसमें क्या रहता है, जो बच्चे की डायग्नोस्टिक असेसमेंट में जो हमने बच्चे की समस्या को पहचान लिया कि समस्या यहाँ पर है, अब उस समस्या का हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे, निवारण करेंगे, उसके उपाय खोजेंगे, उपाय खोज कर उसका मतलब निदान पूरे उपचार अच्छे से करेंगे कि अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आगे से बच्चे को ये प्रॉब्लम ना होने पाए। तो इस तरीके से हमने निदानात्मक और उपचारात्मक आकलन भी आपको बता दिया। उपचारात्मक में क्या रहेगा, इसमें छात्र की समस्या के कारणों को जानकर उनसे संबंधित उपचार किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। 10 सेकंड के लिए हम इधर हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, और जो भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर आप इस चीज़ को नोट्स में बना लीजिएगा, जिससे आपको जब भी पढ़ने बैठे आपको तो अच्छे से समझ में पूरा आ पाए। ठीक है, और पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे आपके सभी क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड आएंगे वो कोई भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होने पाएगा। और अगर अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।